नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 के केमिस्ट्री के सेशन में मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का ये 6th वीडियो है। तो 6th वीडियो में हम लोग अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे, किस तरीके के जो मिनरल्स होते हैं उनमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो अर्थ क्रस्ट जो हमारा है वो बहुत सारे मेटल का सोर्स है। अब वहीं से हम मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अगर सी वाटर की बात करें तो सी वाटर में भी सॉल्ट्स होते हैं, मेटल का सॉल्ट, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड, तो ये मेटालिक सॉल्ट है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ से मैग्नीशियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और सोडियम क्लोराइड से सोडियम को। तो बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस कारण से वो मेटल जो है वो फ्री एलिमेंट के फॉर्म में नेचर में नहीं पाए जाते हैं। तो कैसे पाए जाते हैं, फ्री एलिमेंट के फॉर्म में नहीं रहते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो अपने कंपाउंड के फॉर्म में रहेंगे या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ वो मिल करके कंपाउंड बना देंगे और वो कंबाइंड स्टेट में रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बहुत सारे मेटल्स। तो मेटल का जो कंपाउंड है वो नेचर में किस किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में। मतलब ये सब जो है या तो मतलब क्लोराइड मतलब वो सॉल्ट के फॉर्म में होगा, या सल्फाइड सॉल्ट के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, या ऑक्साइड के फॉर्म में। मतलब इनके साथ ऑक्सीजन या फिर कार्बन या सल्फर या क्लोरीन के साथ मिलकर के वो अपना कंपाउंड बना करके मेटल रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। तो इस कारण से कुछ जो इनमें से कंपाउंड्स हैं जिनमें मेटल जो प्रेजेंट रहते हैं वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में यानी कि कटायन के फॉर्म में रहता है, वो आयनिक कंपाउंड भी बना करके रहता है कुछ एलिमेंट के साथ। तो केवल फ्यू जो है, मतलब केवल कुछ ही ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बहुत कम रिएक्टिव है। तो जो बहुत कम रिएक्टिव रहेंगे वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, जैसे कि हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये सब जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मेटल्स हैं, क्योंकि इनका जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो जब मेटल फ्री एलिमेंट के रूप में पाए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि इनका जो ये स्टेट है वो नेटिव स्टेट है, यानी कि खुद के फॉर्म में रहेंगे, वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जो मेटल्स हैं वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। अब कॉपर और सिल्वर मेटल जो है वो फ्री स्टेट में यानी नेटिव स्टेट में, जबकि ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, मतलब दोनों फॉर्म में, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी कॉपर और सिल्वर पाए जाते हैं, जबकि गोल्ड और प्लैटिनम फ्री स्टेट में ही रहता है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स का, तो उसमें सबसे नीचे हमारा गोल्ड आता था। और रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखेंगे कि कौन सा मेटल जो है वो हाई रिएक्टिव सीरीज में है और कौन सा जो है वो लो रिएक्टिव है, तो पोटेशियम से हम लोगों ने शुरू किया था कि पोटेशियम जो था वो सबसे रिएक्टिव था। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये सब जो थे वो रिएक्टिविटी सीरीज में थे और ये रिएक्टिव थे। इस कारण से ये कभी भी फ्री स्टेट यानी फ्री एलिमेंट के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये सारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। और हम लोगों ने देखा है इन्हें जब भी, तो ये कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं, यानी किसी भी के साथ, या तो ऑक्साइड के साथ या सल्फाइड के साथ या क्लोराइड के साथ ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे और उसी फॉर्म में हमें मिलेंगे। तो मेटल जो कि अगर मिडिल में रखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि जिंक, आयरन और लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि नहीं ज्यादा रिएक्टिव और ना ही बिल्कुल कम रिएक्टिव। तो ये जो है वो पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट यानी दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन करके रहेंगे। तो जितने भी मेटल्स हैं जिन्हें हम लोग कॉपर से ऊपर रखे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो इसी मतलब अपने कंपाउंड के फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, मतलब वो सिंगल एलिमेंट या सिंगल एटम में नहीं रहते हैं, वो कंपाउंड बना करके रहते हैं। और वैसे मेटल जिनका की रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये लिस्ट रिएक्टिव है या फिर इन्हें हम अनरिएक्टिव भी कहते हैं। इस कारण से ये फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मेटल हैं। कॉपर और सिल्वर जो हैं वो फ्री स्टेट में भी रहते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ये क्या करते हैं कि कंपाउंड भी अपना फॉर्म करते हैं। तो कॉपर और सिल्वर बहुत कम मात्रा में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और ये मेनली पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में, जैसे कि सल्फाइड के साथ या फिर ऑक्साइड के साथ। ये अपना मतलब कॉपर ऑक्साइड हो गया या कॉपर सल्फाइड हो गया, उसी तरीके से सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, तो इस फॉर्म में वो पाए जाते हैं। अब मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में जानेंगे कि मिनरल्स
मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, तो वो हम जानते हैं। तो ये रहेगा मिनरल्स और ओर। तो नेचर किसी भी मटेरियल का which the metal or their compound are found in the earth is called minerals। तो नेचुरल मटेरियल मतलब प्राकृतिक मटेरियल जो कि हमें मतलब जहाँ से मेटल मिले या फिर मेटल के कंपाउंड मिले हमारे कहाँ से, अर्थ से, तो उसी को हम मिनरल्स कहते हैं। यानी मिनरल्स से ही हमें मेटल या फिर मेटलिक कंपाउंड मिलते हैं। तो कुछ जो मिनरल हैं उनमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है मेटल का, जबकि कुछ जो है उनमें बहुत कम परसेंटेज होता है मेटल का। तो कुछ मिनरल्स जो हैं वो इतने मतलब ऑब्जेक्शन इम्प्योरिटीज उसमें नहीं हो सकते हैं, जबकि कुछ में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज होते हैं, जो कि जिससे कि ज़्यादा जहाँ इम्प्योरिटीज होगा वहाँ से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत दिक्कत होगा वैसे मिनरल से। तो इस तरीके से मिनरल जो है वहाँ से हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते। तो वैसे मिनरल जहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वेंशियली, यानी कि सुविधापूर्वक और प्रॉफिटेबली, मतलब वहाँ से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो, उस तरीके के मिनरल्स को हम लोग ओर्स कहते हैं। यानी ओर्स वैसे मिनरल हो गए जहाँ से अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्शन हमारा सुविधापूर्वक होगा, मतलब आसानी से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट करने में हमें प्रॉफिट भी होगा। तो वैसे मिनरल को हम ओर कहते हैं। तो ओर जो है उसमें गुड परसेंटेज होता है मेटल का और कोई ऑब्जेक्शनल इंप्योरिटीज बहुत ज़्यादा उनमें नहीं होता है। तो जितने भी ओर हैं वो मिनरल हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं, क्योंकि मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंप्योरिटीज होता है। तो इस कारण से मिनरल्स ओर जो है वो मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन यहाँ पे ओर्स के बारे में नीचे जो टेबल है उसमें दिया गया है। जैसे सोडियम जो है वो कहाँ से, तो इसका ओर है रॉक साल्ट, तो रॉक साल्ट से इसे निकाला जाता है और जो कंपाउंड है उस ओर का उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं और फार्मूला NaCl। उसी तरीके से एल्युमिनियम का जो ओर है उसे बॉक्साइट कहते हैं और यहाँ से जो कंपाउंड मिलता है उसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और Al2O3.2H2O, यानी वाटर का भी 2 मॉलिक्यूल यहाँ होता है। उसके बाद मैग्नीज हो गया। तो मैग्नीज हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो पायरोलॉक्साइड से मैग्नीज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसमें ये किस फॉर्म में रहता है, पायरोलॉक्साइड, तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, यानी ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, तो MnO2। उसके बाद ऑक्सीजन का 2 एटम है, सॉरी। उसके बाद जिंक जो है, जिंक को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कैलामाइन से और जिंक ब्लेंड से। तो कैलामाइट जो होता है वो जिंक कार्बोनेट का बना होता है और जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड का। तो दोनों का जो फॉर्मूला है ओर का वो अलग अलग है, ZnCO3 और ZnS। तो इस तरीके से कुछ कॉमन हमारे ओर हैं जिससे कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और भी है, जैसे कि आयरन है, तो आयरन हेमेटाइट से, और ये आयरन 3 ऑक्साइड यानी Fe2O3 के फॉर्म में रहता है। उसके बाद कॉपर जो है वो दो ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्यूपराइट से और कॉपर ग्लैंड से। तो क्यूपराइट का जो हमारा उसमें जो ओर का जो नेमिंग है वो है कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 1 सल्फेट, और उसका जो फॉर्मूला है ओर का वो Cu2O है और Cu2S। मरकरी जो है वो सीने बार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये जो है इसका नेम मरकरी 2 सल्फाइड या HgS हम कहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किस तरीके से हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कोई भी ओर जो है जिसमें मेटल होता है उसके कंपाउंड के फॉर्म में या फिर दूसरे एलिमेंट में, तो ओर वही है जिसमें मेटल किस फॉर्म में होगा, या तो कंपाउंड के फॉर्म में या फिर दूसरे एलिमेंट के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग जब माइनिंग करते हैं, मतलब ग्राउंड से उसे खोद करके निकालते हैं, तो हमें ओर ही निकलता है, मतलब उसका ओर निकलता है ग्राउंड से, और इसे फिर कन्वर्ट करना पड़ता है हमें प्योर मेटल में। तो इसी कारण से ओर को प्योर मतलब हमें ओर मिला और ओर को फिर हमें ओर से क्या चाहिए, तो मेटल चाहिए। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि ओर से मेटल को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो ओर जो है वो कन्वर्ट होगा फ्री मेटल में और
कन्वर्जन में बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे और वो डिपेंड करता है कि कैसा ओर यानी किस टाइप के ओर का हम लोगों ने यूज किया है। यानी जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज रहेगा उस ओर में उतना ही ज़्यादा हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगा, तो ओर के टाइप पे कि ओर जो है वो किस टाइप का है। अब उसके बाद और किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट यानी किस तरीके के इम्प्योरिटीज हैं उसमें, और मेटल जो है वो कैसा रिएक्टिव मतलब लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है या फिर मॉडरेट रिएक्टिव है, उस पर भी डिपेंड करेगा उसका एक्सट्रैक्शन। तो बहुत सारे प्रोसेस मेटल के एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर से, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद रिफाइनिंग होता है और इसी प्रोसेस को यानी जो प्रोसेस है जिसमें कि हम ओर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी एक साइंस का ब्रांच भी है। तो अब यहाँ सिंगल प्रोसेस से भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है मेटल्स का, लेकिन मतलब हर एक मेटल का सिंगल प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। तो प्रोसेस जो होते हैं मेटल से मेटल में वो वैरी करते हैं, यानी अलग अलग प्रोसेस होते हैं अलग अलग मेटल के एक्सट्रैक्शन में। तो 3 टाइप के जो मेजर स्टेप्स है वो मेटल के एक्सट्रैक्शन में, मतलब ओर से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 टाइप के जो मेजर स्टेप्स है वो होते हैं। तो वो कौन कौन से मेजर स्टेप्स है, तो फर्स्ट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर, यानी ओर में कितना कंसंट्रेशन है मेटल का तो वो हम चेक करते हैं। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, जो कंसंट्रेटेड ओर है यानी कि जिसमें मेटल का जो प्रेजेंट है वो परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, वहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है वो रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, यानी इम्प्योर जो मेटल है उसको रिफाइन करते हैं या फिर हम कहें कि उसे प्यूरिफाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर, तो वो किस तरीके से होता है। तो ओर जो है वो एक इम्प्योर कंपाउंड है मेटल का, और जिसमें कि बहुत सारे अमाउंट में सैंड और रॉकी मटेरियल भी रहते हैं जो कि हमारे यूज के लिए मतलब हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमें बस वहां से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, तो ओर से हमें केवल मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो अनवांटेड इंप्योरिटीज हो गए उस ओर में, जैसे कि सैंड हो गया, रॉकी मटेरियल हो गया, अर्थी पार्टिकल यानी कि अर्थी पार्टिकल मिट्टी वगैरह, लाइमस्टोन, माइका, चूना पत्थर, उसके बाद माइका जो कि ओर में प्रेजेंट रहते हैं, इसे हम गैंगियो कहते हैं। गैंगियो जो है वो इंप्योरिटीज है, ओर में प्रेजेंट रहने वाला इंप्योरिटीज। तो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले जरूरी है कि इन इंप्योरिटीज को हम वहां से निकाल दें, या फिर हम कहें कि जो गैंगियो है उसे हम यहां से हटा दें। तो इसके लिए हम गैंगियो को हटाने के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं, और वो डिपेंड करता है उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, यानी कि अलग अलग मेटल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें कुछ डिफरेंसेज होता है, या फिर उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें डिफरेंसेज होता है ओर का और गैंगियो का। तो वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो गैंगियो को रिमूव करने के लिए अगर कंसंट्रेटेड ओर है जिसमें कि हाई परसेंटेज है मेटल का, तो वहीं से हम गैंगियो को रिमूव करते हैं। नहीं तो अगर ये जो गैंगियो यानी जो अनवांटेड इंप्योरिटीज है वही ज्यादा हो और थोड़ा मात्रा में अगर हमारा मेटल का परसेंटेज हो उस ओर में, तो वहां से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, हमें वहां से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ज्यादा खर्च ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन मतलब इसके बारे में कि किस तरीके से ओर का कंसंट्रेशन होता है, वो आगे के क्लासेस में। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि इनरिचमेंट ऑफ ओर, यानी कितना वहां पे उस ओर में मेटल का परसेंटेज है वही है। अब आगे देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, किस तरीके से कंसंट्रेटेड ओर को हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट जो कंसंट्रेटेड ओर है मेटल का वो हम लेंगे, और उसके बाद हम ग्रुप कर देंगे हर एक मेटल को 3 कैटेगरीज में। जैसे कि यहाँ पे मेटल का कैटेगरीज ऊपर भी दिया गया था, उसके किसके बेसिस पे, तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे। तो यहाँ भी अलग बेसिस पे दिया गया है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड, यानी कि यहाँ से हम उसको क्या करेंगे कि जो उसका मोल्टेन क्लोराइड है या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में पिघला हुआ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, इसे हम उस फॉर्म में कर देते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये अलग अलग मतलब हो जाएंगे, इंप्योरिटीज जो है वो अलग हो जाएंगे और जो हमारा प्योर मेटल है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद है जिंक, फेरस, लेड और कॉपर। इसमें हम क्या करते हैं
कि रिडक्शन, ऑक्साइड का रिडक्शन कर देते हैं, यानी जो भी इसमें ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है उसे हम रिड्यूस कर देते हैं, किसके मदद से, कार्बन की मदद से। और वो रिड्यूस जब हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना करके वहां से निकल जाएगा और प्योर मेटल वहां पे हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो हाईली रिएक्टिव अगर है मतलब लेस रिएक्टिव जो है, हाईली रिएक्टिव तो ऊपर हो गया जिसका कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस से किया था, और अगर जो लेस रिएक्टिव है जैसे कि कॉपर हो गया, उसके बाद मरकरी हो गया, यहाँ पे हम करते क्या है कि वो सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं एयर में, तो उन्हें हम हीट करते हैं और केवल हीट से ही उनका रिडक्शन होता है और जो भी सल्फाइड वगैरह है वो वहां से निकल करके चला जाता है और हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। तो 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने बांटा, तो देखते हैं कैसे। तो मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव, एक हाईली रिएक्टिव मेटल के कैटेगरीज हो गया, उसके बाद मीडियम रिएक्टिव मेटल का कैटेगरी हो गया, उसके बाद लो रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव मेटल का कैटेगरी हो गया। तो अलग अलग मेथड है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, ये 3 कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। तो मैग्नीज मेटल जो है वो जिंक से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो जो मैग्नीज है वो जिंक से ऊपर है। अगर इस सीरीज में देखें तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज वाले में अलग था, उस मैग्नीज मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर एंड नॉट कार्बन। तो इस कारण से हम इसका रिडक्शन करते हैं किसमें, तो एल्यूमिनियम पाउडर से, ना कि कार्बन से, जो कि नॉन मेटल है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीज जो है वो कार्बन से लेस रिएक्टिव है, तो कार्बन से हम उसको नहीं करवा सकते हैं। अब कौन सा नॉन मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है जिंक से, तो उसे हम प्लेस करेंगे जस्ट अबव जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कार्बन जो है वो रिड्यूस कर सकता है जिंक ऑक्साइड को, यानी जिंक से वो ऑक्सीजन को ले सकता है, क्योंकि वो जिंक से क्या है, जिंक से मोर रिएक्टिव है। तो इस कारण से कार्बन से हम जिंक का रिडक्शन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर SN है यानी टीन मेटल हो गया, उसके बाद लेड हो गया, इसे हम लोग क्या किए हैं कि जस्ट अबव PB इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर था, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है कि कॉपर जो है वो रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट होता है ऑक्साइड का, और इसके ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है तो इसका रिडक्शन करने के लिए हमें कार्बन का यूज करना पड़ता है, और कार्बन का यूज करते करते साथ में हम लोग हीट भी करते हैं इसके सल्फाइड ओर को एयर में। अब एक्सट्रैक्शन मेटल का कैसे होता है कंसंट्रेटेड ओर से, तो इसमें कुछ जो प्रोसेस है जैसे रिडक्शन ऑफ मेटल्स का प्रोसेस हो गया, कंपाउंड जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम करते क्या है कि जो ओर है वो कंपाउंड के फॉर्म में है तो उसे हम रिडक्शन कर देते हैं। मेटल का रिडक्शन मतलब उसमें अगर ऑक्सीजन है तो उसे रिड्यूस करके हम हटा देते हैं, यानी कि अब अगर मेटल जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में अगर है तो वहां से ऑक्साइड जो है उसका हट जाएगा। तो देखते हैं एक एक करके कि अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसे हम हाई रिएक्टिविटी सीरीज में अपर पार्ट में रखते हैं। तो इस कारण से इनका एक्सट्रैक्शन जो है मतलब इन रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल का वो होगा टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में। तो ये जो है हाईली रिएक्टिव मेटल वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, मेटल ऑक्साइड जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल, और ये रिड्यूस नहीं हो सकते हैं जल्दी से। तो इस कारण से मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारा कार्बन है उससे हम ऑब्टेन करते हैं फ्री मेटल्स को, क्योंकि वैसे मेटल जो जिनका बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है, एफिनिटी मतलब उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। इस कारण से ये जो भी हाईली रिएक्टिव जो मेटल हैं वो ऑक्साइड के फॉर्मेशन में रहते हैं। कार्बन से जैसे ही वो कार्बन जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन को खींच लेता है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो वो वहाँ से ऑक्सीजन को खींच लिया और प्योर मेटल हमारे पास आ गया। तो इस कारण से कार्बन जो है वो अनेबल है रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड्स एंड हेंस कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू फ्री मेटल्स। तो कार्बन यहाँ से नहीं कर पाता है, यहाँ जो मेटल है उसका मोर एफिनिटी है कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन और ऑक्सीजन का जितना मतलब एफिनिटी होता है, उनके बीच में जितना अट्रैक्शन होता है उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मेटल ऑक्साइड का है, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड हैं। इस कारण से हम कार्बन का यूज यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, यानी कार्बन से हम मेटल फ्री मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो भी
हाईली रिएक्टिव मेटल हैं हमारे, वो क्या करेंगे कि ऑक्साइड से मतलब कार्बन के हेल्प से हम उनके ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है, यानी कि उनको हमें मोल्टेन स्टेट में ले जाना पड़ता है, मोल्टेन क्लोराइड या फिर मोल्टेन ऑक्साइड के फॉर्म में उन्हें पिघला करके। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में होता क्या है कि उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है उनके मोल्टेन साल्ट में, और इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से उनको स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी कि दो आयन में स्प्लिट कर दिया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं जिन्हें हम हाई अप मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज कैथोड होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूस करके मतलब आयन जो बनाएगा निगेटिव आयन, वो जा करके और हमारा कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा, और जो पॉजिटिवली वो एनोड पे। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है कि जो मोल्टेन साल्ट है उसके बाद मेटल जो है वो ऑलवेज कैथोड पे, यानी कि जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां पे जा करके हमारा पॉजिटिवली चार्ज यानी कि जो मेटल है वो जा करके कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है, और जो भी पॉजिटिवली चार्ज है वो जा करके एनोड पे इकट्ठा हो जाता है, और इस तरीके से हम उसका एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो जब मोल्टेन क्लोराइड जो है उसे इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो यानी कि उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, तो प्योर मेटल जो प्रोड्यूस यहाँ पे हुआ कैथोड पे यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और उसके बाद क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ, वो जा करके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो गया, यानी जो निगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव पे इकट्ठा हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो आकर के निगेटिव यानी मेटल जो है वो निगेटिव कैथोड पे आकर के इकट्ठा हो जाता है। जब मोल्टेन मेटल का ऑक्साइड अगर हम उसमें से इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं यानी वहां से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो प्योर मेटल जो प्रोड्यूस होगा यहाँ भी निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन गैस यहाँ से जो फॉर्म होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पे आकर के इकट्ठा हो जाता है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स, तो एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके मोल्टेन ऑक्साइड से। एल्युमिनियम मेटल जो है वो क्लोराइड से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो देख सकते हैं किस तरीके से सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे NaCl मोल्टेन स्टेट में है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस हम किए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या हुआ, सोडियम मेटल यहाँ हमें मिल गया और क्लोरीन गैस मिल गया। ये जो है वो कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो एनोड पे इकट्ठा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो जब सोडियम और क्लोरीन जो है तो यहाँ पे फॉर्मेशन मतलब Na+ है, अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से ले लेगा और ये सोडियम एटम का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है तो इसी कारण से वो जाकर के कैथोड पे इकट्ठा होता है। अब क्लोरीन जो है उसके पास मतलब -1 चार्ज है और 2 क्लोरीन का एटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो एनोड से ले लेगा, क्योंकि एनोड जो है वहाँ पे क्या होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से वो लूज ले लेगा, जो हमारा एनोड है यानी पॉजिटिवली चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन से ले लेगा और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें सोडियम मेटल प्राप्त नहीं होगा। इस तरीके से अब अगर हम देखें एल्युमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे Al2O3 जो है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराए तो एल्युमिनियम मेटल और ऑक्सीजन एटम यहाँ से प्राप्त हो गया। तो यहाँ भी हम करते क्या है कि कैथोड से एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया और वो एल्युमिनियम एटम बन गया, और ऑक्साइड जो आयन है वो उससे जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से ले लिया और वो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर देगा। अब मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव यानी कि ना ही ज़्यादा रिएक्टिव और ना ही कम रिएक्टिव, जैसे कि जिंक, आयरन, टीन, लेड हो गए, इनको हम मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। तो इनका एक्सट्रैक्शन जो है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का वो हम करते हैं मतलब मिडिल रिएक्टिव सीरीज में ही है। तो
इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो रिडक्शन के थ्रू, यानी इनको ऑक्साइड का जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ऑक्साइड को इनमें से हटा देते हैं, जैसे कि विथ कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम की हेल्प से इनके अंदर जो भी ऑक्साइड है उसे हम हटा देते हैं। तो कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो है वो नेचर में ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, जबकि बाकी जो है वो कार्बोनेट और सल्फाइड और के फॉर्म में होता है। तो ये अब ईजियर हो गया हमें मेटल को उनके ऑक्साइड से क्या करना, रिड्यूस करना। तो हम क्या करते हैं कि उनके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं और उसे हम फॉर्म कर दिए कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में। उसके बाद रिडक्शन के बाद हम लोग करते क्या है कि उन मेटल ऑक्साइड को सबसे पहले तो रिड्यूस कर दिए। अब कंसंट्रेटेड ओर जो है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे मेटल ऑक्साइड में बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के प्रोसेस से हम उसे ऑक्साइड के फॉर्म में कर देंगे, किसे, कार्बोनेट हो गया या फिर सल्फाइड हो गया, क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में जैसे ही वो चेंज हो जाएगा तो हमारा उसका मतलब उससे एक्सट्रैक्ट करना मेटल बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसमें जो मेथड यूज करते हैं वो डिपेंड करता है ओर के नेचर पे, यानी ओर का नेचर कैसा है उसी पे मेथड डिपेंड करता है। उसके बाद कोई भी कार्बोनेट ओर है उसे अगर हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस का यूज करते हैं, और अगर कोई सल्फाइड का ओर है तो उसे हम अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रोस्टिंग करते हैं। तो कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा एयर के एब्सेंस में, और उसके बाद उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर जिंक जो है वो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में है तो कैलमाइन ओर में जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो इस जिंक कार्बोनेट जो है जिंक कार्बोनेट के फॉर्म है यानी ZnCO3। तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा यानी जिंक कार्बोनेट को, और ये होता है कैल्सिनेशन प्रोसेस से। तो यहाँ पे कैलमाइन ओर जो है जिंक कार्बोनेट जिसमें है उसे बहुत तेज अगर हम हीट किए बहुत ज़्यादा एयर के एब्सेंस में, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, तो यहाँ कैलमाइन जो है वो कैल्सिनाइड हो जाएगा, यानी उसका कैल्सिनेशन हो जाएगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल गया। तो देख सकते हैं ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट कैलमाइन जो ओर है सॉलिड फॉर्म में, इसका कैल्सिनेशन जब हम किए तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो गया। अब रोस्टिंग जो प्रोसेस है जिसमें कि सल्फाइड ओर को हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, यहाँ एयर के प्रेजेंस में, यानी यहाँ एयर होगा और उसके बाद इसे हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कैल्सिनेशन में हमारा एयर का प्रेजेंस नहीं होता है, जबकि रोस्टिंग में जो है वो एयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगा और वहाँ पे एयर का अब्सेंस होगा, तो रोस्टिंग में एयर प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं किस तरीके से। तो जिंक सल्फाइड जो है वो जिंक ब्लेंड ओर के फॉर्म में है, और यहाँ पे हम क्या किए कि एयर के प्रेजेंस में तो 3 ऑक्सीजन का एटम्स यहाँ पे आया एयर से, और उसके बाद उसका रोस्टिंग होगा तो वो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड जो है उन्हें हम ऑब्टेन करते हैं कैसे, तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, उस ओर का कैल्सिनेशन करते हैं या फिर रोस्टिंग करते हैं, और उसके बाद उसे हम फ्री मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं रिड्यूस करके। तो रिड्यूस कैसे करते हैं, जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में हो गया तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम लोग एजेंट का यूज करते हैं, कुछ एजेंट जैसे कि कार्बन का, एल्युमिनियम का, सोडियम का और कैल्शियम का, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ये डिपेंड करते हैं उनके केमिकल रिएक्टिविटी पे, यानी मेटल जो है वो कितना केमिकल रिएक्टिव है। अब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, तो किस तरीके से हम मेटल ऑक्साइड को कार्बन में रिड्यूस करेंगे। तो जो ऑक्साइड है वो कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है मेटल से, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन, निकल, टीन, लेड और कॉपर से। तो इस कारण से इसका रिडक्शन जो है वो कार्बन यूजिंग कार्बन एज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो कार्बन का यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में और इनका रिडक्शन करते हैं। तो इनका जब रिडक्शन होता है कार्बन के हेल्प से तो मेटल ऑक्साइड जो है वो मिक्स हो जाते हैं कार्बन से और वो फॉर्म करते हैं कोक का, यानी कि कोक बनाएं, और उसके बाद जब उस कोक को हम फर्नेस में यानी भट्टी में जब हम हीट करेंगे तो कार्बन जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस करके और फ्री मेटल हमें यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे देखें अगर जिंक ऑक्साइड जो है वहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट को हम लिए तो वो जिंक मेटल में कन्वर्ट कर दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से बाहर निकल गया धुएं के फॉर्म में। तो कार्बन जो है वो बहुत ही चीप रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये करता क्या है कि मेटल को थोड़ा कंटेमिनेट कर देता है, यानी मेटल जो है उस पर काला काला धब्बा वगैरह आ जाता है, और ये लेकिन सस्ता है। हमारा जो कार्बन है यानी कि कोयला का हम लोग यूज करते हैं ये थोड़ा सस्ता है। तो आयरन मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उसके
ऑक्साइड और से यानी हेमेटाइट से, तो यहाँ पे रिडक्शन विथ कार्बन यानी कार्बन के साथ रिडक्शन किया जाता है और इस फॉर्म में वो कोक बनाता है। टीन और लेड मेटल जो है उसे भी रिडक्शन के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं उनके ऑक्साइड से, तो यहाँ भी कार्बन का यूज किया जाता है। तो इवन लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन, और सबसे कम रिएक्टिव जो मेटल है जैसे कि हमारा कॉपर है, इसका भी रिडक्शन हम लोग कार्बन की मदद से करते हैं। तो अब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कैसे हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, उसका यूज हम लोग करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ऑक्साइड से। तो एल्यूमिनियम का कैसे यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में, तो ये देखेंगे। को जब मोर रिएक्टिव मेटल होगा जैसे कि जिंक हो गया कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी रिड्यूस नहीं होगा कार्बन से, कार्बन जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इस कारण से मोर रिएक्टिव मेटल हम एल्यूमिनियम को लेते हैं, जो कि डिप्लेस कर देता है उस जिंक को, यानी उसके मेटल ऑक्साइड को रिप्लेस करके वो खुद अपना मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है यहाँ पे यूज किया गया कुछ खास मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन में, और वो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस करते हैं, यानी कि उनका जो ऑक्सीजन है उनमें से हट जाता है और वो प्योर मेटल हमें मिल जाते हैं। जैसे ऑक्साइड अगर मैग्नीज का है, क्रोमियम का है, तो यहाँ पे कार्बन से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कार्बन जो है वो आसानी से रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से मैग्नीज और क्रोमियम मेटल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इनका, मतलब मैग्नीज और क्रोमियम मेटल का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो इसके ऑक्साइड से जब रिडक्शन हम करेंगे तो वो वहाँ पे हम एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं। एल्युमिनियम पाउडर करता क्या है कि इन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और मेटल यहाँ पे बच जाता है, और एल्युमिनियम जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड है यानी MnO2 है, यहाँ से एल्युमिनियम रिएक्ट किया, एल्युमिनियम पाउडर जब हम उस पर डालें तो वो मैग्नीज मेटल बनाया और एल्युमिनियम ऑक्साइड, और हीट वहाँ से रिलीज होगा, यानी कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरीके से रिडक्शन होता है मैग्नीज ऑक्साइड का एल्युमिनियम के मदद से, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी बहुत ज़्यादा यहाँ से हीट निकलता है। अब थर्माइट रिएक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं, थर्माइट रिएक्शन होता क्या है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल के फॉर्म में होता है और मेटल के फॉर्म में आता है यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर, यानी एल्युमिनियम पाउडर का यूज करके हम उसे मेटल ऑक्साइड को मेटल बनाते हैं, यानी कि यहाँ जो एल्युमिनियम पाउडर है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ, और इसी रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन या फिर प्रोसेस को थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें कि मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन जो है वो एल्युमिनियम पाउडर के मदद से हो, और वहाँ पे अगर हाईली रिएक्टिव मेटल प्रोड्यूस हो, और ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट यहाँ से होगा। तो वास्तव में जो हीट इवॉल्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से मेटल जो प्रोड्यूस होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में होते हैं, यानी वो सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है रिडक्शन का, मतलब अगर एल्युमिनियम के मदद से अगर हम उसे रिड्यूस करें तो यहाँ पे थर्माइट वेल्डिंग का यूज करते हैं। मतलब थर्माइट अगर वेल्ड करना है, अगर उस मेटल से अगर हमें वेल्डिंग करना है किसी मेटल से, तो वहाँ पे हम एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं, और खुद से इतना हीट हो जाता है वो मेटल कि वो फिर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर के वहाँ पे वो लेयर बना लेगा, और लेयर बनाने के बाद वहाँ एक तरीके से वेल्डिंग हो जाएगा। यानी कि अगर हेवी आयरन ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्राइंडर, रेलवे ट्रैक्स या फिर कोई मशीन का क्रैक्ड पार्ट्स है, उसे अगर वेल्डिंग करना है तो हम थर्माइट वेल्डिंग का ही यूज करते हैं। यानी वहाँ पे वो जो ऑक्साइड के फॉर्म में है वहाँ पे हम उसको रिड्यूस करने के लिए एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं, और वो एल्युमिनियम पाउडर में से जब वो रिएक्ट करता है यानी थर्माइट रिएक्शन होता है, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है कि वो जो मेटल एक्सट्रैक्ट वहाँ पे होगा वो हमारा मोल्टेन स्टेट में रहेगा, और मोल्टेन स्टेट में होने के कारण वो वहाँ पे जब मतलब वो जब पिघला हुआ रहेगा, जब वहाँ से हीट खत्म होगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे जम जाएगा, इकट्ठा होकर के वो एक लेयर बना लेगा, और जो भी क्रैक्ड पार्ट्स है या फिर टूटा हुआ पार्ट्स है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो है वो मिक्सचर है क्या, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर का, वो बर्न होता है विथ अ बर्निंग मैग्नीशियम रिबर से हम उसे इग्नाइट करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसे हम आग देते हैं और वो जलना शुरू हो जाता है। तो एल्युमिनियम रिड्यूस कर देता है आयरन ऑक्साइड को, वहाँ पे आयरन मेटल प्रोड्यूस करता है। यानी आयरन ऑक्साइड को, अगर आयरन का जो पार्ट टूटा हुआ है उसे अगर हमें जोड़ना है तब हम यहाँ पे करते हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट इवॉल्व होता है, और इसी हीट के कारण जो एल्युमिनियम मेटल है
ये जो आयरन मेटल है वो मोल्टेन स्टेट में हो गया इसी हीट के कारण, और मोल्टेन स्टेट में होने के कारण वो जब वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, जब जम जाएगा तो वो आयरन बन जाएगा। अब लेस रिएक्टिव मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद कोरोजन वगैरह और भी जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए